हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। दैट मीन्स हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम थोड़ा फिजिकल पार्ट भी देखते हैं। फिजिक्स का भी थोड़ा सा रूल होता है, कुछ लॉ वगैरह भाई एंटी लॉ वगैरह भी हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स स्टडी के बारे में। ठीक है, देखिए कोई भी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शन को फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म क्या होने वाली है, इन सब का जो स्टडी होगा वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर होगा। देखो केमिकल और काइनेटिक्स, केमिकल किसी भी रिएक्शन की रासायनिक या केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स यानी उसकी जो काइनेटिक्स है, गति की है, वो किस रेट से रिएक्शन हो रही है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किए जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में पहला पॉइंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी जो रिएक्शन है उसकी रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी की जाएगी किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। और अगर बात करते हो फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर होंगे वो उस रेट को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड पॉइंट हम क्या बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म। जो रेट रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इन सब का जो स्टडी होता है वो कौन सी केमिस्ट्री में होगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ physical chemistry in which we deal with rate of reaction, इसके अलावा आप किसके साथ इसकी स्टडी करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा फैक्टर अफेक्टिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। Mechanism of reaction are studied. ठीक है, तो इनकी स्टडी हम क्या करते हैं, इन सब की स्टडी हम जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस ब्रांच में हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ये जो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कोई भी रिएक्शन हो किस रेट पर हो रही है, किस रेट से वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, उस रेट के बेस पर रिएक्शन को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम किसको बेस मानने वाले हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बेस मानने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, on the basis of rate of reaction के बेस पर हम क्या देखेंगे, इसको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स की बात करते हैं। नंबर 1 फास्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, फास्ट रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी है, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब जो फास्ट रिएक्शंस होती है ना वो बहुत स्पीड से होती है। स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत माइक्रो सेकंड में बोल दीजिए, नैनो सेकंड्स में वो रिएक्शंस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उनको हम नाम क्या देते हैं, फास्ट रिएक्शन, या फिर आप उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाएगा दिस या रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए प्लेस विद अ वेरी हाई स्पीड आप बोल सकते हो, या इन ए वेरी फ्यू टाइम्स ही बोल सकते हो। बहुत कम समय में पूरी होने वाली रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। इसी का दूसरा नाम कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी होती है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस अपन पढ़ रहे हैं। तो इन रिएक्शंस के लिए क्या बोला जाएगा कि ये जो रिएक्शंस होगी वो वेरी या हाई स्पीड के साथ होगी, तो इनके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो डेफिनेशन क्या होगी इसके लिए, रिएक्शन which takes place a very high speed, ऐसी रिएक्शन जो बहुत हाई स्पीड से होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस या फिर फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। क्या इनके लिए हम काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो पलक झपकते ही क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में हम उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इस रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स का स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए we cannot be measured, ऐसे रिएक्शन को हम मेजर भी नहीं कर सकते, and does not study, यानी स्टडी भी नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है, कौन सी रिएक्शंस होती है जो फास्ट रिएक्शंस होती है? इन रिएक्शंस में आप एग्जांपल दे सकते हैं कौन कौन से, जो आयनिक रिएक्शंस होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो आयनिक रिएक्शंस में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? जैसे आप NaCl लीजिए, NaCl और NaCl को आप मिक्स कर दीजिए AgNO3 में। जब आप AgNO3 में मिक्स करते हो ना, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बनता है AgCl का white PPT, यानी कि AgCl का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पर NaNO3, सेकंड कंपाउंड क्या मिल जाएगा, NaNO3 आपको फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है। ठीक है, ऐसे आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने HCl ले लिया है और HCl के साथ आपने बेस NaOH ले लिया है। अगर आप इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, NaCl का PPT फॉर्म होगा और ये रिएक्शन भी क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है, साथ में H2O फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शंस कौन सी होती है आपकी, फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है। कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप का, स्लो रिएक्शंस। क्या बोल दीजिए, वेरी स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन को ही इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन सेकंड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, देखो एक तो बहुत तेज होने वाली रिएक्शन है और एक बहुत ज्यादा धीमी गति से होने वाली रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शंस के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। वेरी फास्ट रिएक्शन में भी रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को, बिकॉज यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सालों गुजर जाएंगे, एक साइंटिस्ट की पूरी उम्र निकल जाएगी। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन में बात करें तो ये जो रिएक्शंस होती है ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, या स्लो स्पीड से है रिएक्शन which takes place with a very slow speed। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, रिएक्शन which takes place very slow speed, यानी कि बहुत ही स्लो स्पीड से होने वाली रिएक्शंस की बात करें। अगर इसमें एग्जांपल की बात करो तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है ना उनके एग्जांपल। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करें। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उनके एग्जांपल्स। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में आप बोल सकते हो कौन कौन से एग्जांपल्स है, जैसे डिके ऑफ रॉक्स। चट्टानें जो होती है वो जब टूटती है तो टूटने में काफी टाइम लग जाता है, धीरे टूटती रहती है, सालों लग जाते हैं। डिके ऑफ रॉक्स, ठीक है। और आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन होता है ना, आयरन में जो जंग लगता है उसमें भी काफी टाइम लगता है। ठीक है, ये भी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर में। ठीक है, चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ कार्बन, कार्बन का जो कन्वर्जन होता है किसमें होता है, इनटू डायमंड, डायमंड के अंदर होता है। तो इसमें भी क्या होता है, काफी टाइम लग जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, वेरी स्लो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। और भी आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल में भी काफी टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं। सी टाइप हमारे पास है मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, या फिर आप इसको एक और नाम बोल सकते हो स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का एक सेकंड नाम क्या होता है, स्लो रिएक्शंस होता है। क्या होता है, स्लो रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को बात करें तो यहाँ पर इसके लिए भी हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें भी। ये रिएक्शन जो होती है हावर्स में या मिनट्स में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मॉडरेट स्पीड से चलती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद ए मॉडरेट स्पीड। इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन, रिएक्शन which takes place moderate speed, यानी कि जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से होगी। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें कि कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो मिनट्स में या फिर हावर्स में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कंप्लीटेड। एक और पॉइंट इसके लिए आप लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कंप्लीटेड in hours, in minutes or hours, यानी कि जो रिएक्शंस होती है मिनट्स या फिर आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। मोस्टली इसी टाइप की रिएक्शंस होती है, जैसे हमने ले लिया है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके आप 2 मोल ले लीजिए। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H2O + O2। ये एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करें C+O2, तो ये भी क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, CO2 जिसमें फॉर्म होता है। कॉपी करो। हो गया। इसके बाद आपने देखा किस टाइप के रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, केवल मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, उसके लिए हम आप केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगी, उसके बारे में बात करें। ठीक है, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो किस रेट से कंप्लीट होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है। देखो जब रिएक्टेंट पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि उसकी रेट क्या रहने वाली है। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना क्या, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। जितनी चेंज होगी उतना ही नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, या उसे हम क्या बोलने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चेंज in a concentration of reactant or a product in a unit time यूनिट टाइम को रिलेटेड कर रहे हैं कि यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन कितनी चेंज होती है, इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास। ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज हम बोल रहे हैं आर से हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, पी फॉर्म हो रहा है। आर मीन्स क्या है, रिएक्टेंट है। पी फॉर्म, पी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी चेंज हुआ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, दोनों की कंसंट्रेशन में जो यूनिट टाइम में चेंज है उसको अगर अपन फाइंड आउट कर लें तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस माइनस। मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस क्या है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। टाइम टेकिंग, नेक्स्ट अपन नीचे क्या लिखेंगे, टाइम टेकिंग, ठीक है, कितना टाइम चेंज होने में लिया गया, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकिंग, चेंज होने में कितना कंसंट्रेशन लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है हियर, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज होना। यहाँ पर देखो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगता है और प्रोडक्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होती है। और पॉजिटिव का साइन क्या शो करता है, ये जो पॉजिटिव साइन शो करता है ये शो करेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसको लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होती है। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा दोनों, ठीक है। अब देखिए आप इसको फॉर्मूले बेस भी बना सकते हो, आपको प्लस माइनस का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आप सी से नोट करोगे, टाइम टेकिंग को आप टाइम को आप टी से नोट करते हो, इनमें कितना चेंज हो रहा है तो आप बोल सकते हो, चाहे चेंज को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव माइनस का यहाँ साइन लगा सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, आपने देख लिया यहाँ तक। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज फॉर्म में लिखना चाहें, डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे उसको आप शो करो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए शो कर रहा हूं मैं आपको, माइनस साइन लेते हैं आपको पता चल जाएगा ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस हम क्या बोलने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या हमने माइनस लगाया, फिर हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, अपॉन टाइम टेकिंग इन चेंज, टाइम कितना टाइम ले रहा है, चेंज होने में कितना टाइम लेगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर डिफरेंस लिख दीजिए, कितना डिफरेंस हो रहा है, डीआर हो रहा है, टाइम में कितना डी हो रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए होगी। ऐसे में आप रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, तो पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा और आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो प्लस लगा दीजिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, डीपी, कितना टाइम चेंज था, डीपी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इनके फॉर्मूले आ गए, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, प्लॉट हम करना सीख रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करना हम सीख रहे हैं, इसके बीच में
इनके के बीच में हम देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम। चलिए देखते मैं आपको यहाँ पर 3 टाइप के ग्राफ्स यहाँ पर शो करने वाला हूँ। ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हम यूनिट में ले रहे हैं, और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है। आपने देखा जब इनिशियल स्टेट होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जब आप कुछ टाइम बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो प्रोसीड होने पर क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होने लगती है। दैट मींस इनिशियल स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0, उसके बाद उसकी इंक्रीज होती है। दैट मींस 0 पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। 0 पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। इस पॉइंट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी प्रोडक्ट की। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ये किसके लिए हो गया ग्राफ, इसके लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए। और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन या बोल दीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये किसके लिए ग्राफ शो हो गया, आर के लिए। ठीक है, ये दोनों ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए। आप इसको अलग अलग टाइप से बना सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ आर, यहाँ पर आप बोल सकते हो टाइम। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो इनिशियल स्टेट पे क्या होगी, हाई होगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट का हो गया डिक्रीजिंग। और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ क्या ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, तो प्रोडक्ट का टाइम के साथ अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्या मिलेगा आपको ग्राफ, कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहां तक हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे और उसका मेजरमेंट किस तरह से करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो टाइम दिया गया उस टाइम में कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस पता हो जाए और कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसका डिफरेंस अगर हमें पता हो जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो द एवरेज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो लिखिए द एवरेज रेट इज the average rate is determined by dividing the change in concentration by dividing in change of concentration change in concentration by the time taken for the change, by the time taken for the change। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप एवरेज रेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और कितना टाइम में कितना चेंज हो रहा है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के लिए क्या होगा और किसी भी
प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट क्या होगा वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है और चेंज हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन इन चेंज या कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है वो अपन बात करते हैं। तो देखो रेट एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज रेट, या एवरेज रेट निकाल रहा हूं, इसको आर एवरेज इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहां पर लगा दिया है माइनस साइन, माइनस साइन लगाने के बाद आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट की बात करें तो हम यहां लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और कितना टाइम टेकन हो रहा है, टाइम टेकन फॉर अ चेंज हो रहा है तो उसमें कितना टाइम टेकिंग हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर ऐसे आप इसके लिए निकालना चाहते हो एवरेज रेट इसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, यानी कि टाइम टेकन कितना हो रहा है चेंज होने पर, ठीक है, ये आपको बता देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, T1 टाइम पर हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो मैं कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में शो कर रहा हूं। अब जब भी हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में शो करेंगे तो हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो मैंने बोला है कि T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो R1 है एंड प्रोडक्ट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, P1 है। अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन किस फॉर्म में है, मोल पर लीटर फॉर्म में, और जब टाइम क्या कर देते हो आप T2 टाइम कर देते हो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है R2 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है P2। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है R2 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है P2 हो जाता है, ठीक है, ये अपन देख रहे हैं। और ऐसे आप टाइम T1 T2 ले रहे हो, ठीक है, तो एवरेज रेट क्या होगी, एवरेज रेट क्या होगी, एवरेज रेट बहुत सिंपल आप निकाल सकते हो। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे, जस्ट 1 मिनट, चलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है उसके लिए आप बोलोगे भाई R2 में से क्या करना पड़ेगा, R1 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल R आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा R आ जाएगा। ऐसे अगर आप P प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालोगे तो आप क्या बोलोगे भाई इसकी प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन है ना, उसमें से आप इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P आ जाएगा। ऐसे अगर आप T टाइम के लिए निकालोगे तो टाइम के लिए क्या बोलोगे, जो T2 टाइम है ना उसमें से T1 टाइम को रिप्लेस कर दीजिए तो डेल T आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दस एवरेज रेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो एवरेज रेट क्या हो जाएगी वो भी देखो। अब एवरेज रेट आप किसके लिए निकाल रहे हो, रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो आप बोलोगे डेल आर, प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हो तो आप बोलोगे डेल टी। बहुत इजी है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। एवरेज रेट अगर आप रिएक्टेंट के लिए बोलते हो तो आप लिखोगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर आप प्रोडक्ट के लिए निकालते हो तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप अलग अलग भी लिख सकते हो और बराबर करके भी लिख सकते हो। तो ये आपने क्या देखा है यहाँ पर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कॉपी करो, ओके हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और आगे देखेंगे इसको लेक्चर को। फिलहाल यही तक देखने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और फिर हम आगे इनिशियल रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, ठीक है, और किसी भी रिएक्शन की जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।